नमस्कार, सुप्रभात बच्चों। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप अच्छे होंगे। तो मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका और हम पढ़ेंगे कक्षा 4 का अध्याय अध्याय 3 शब्द और वाक्य। आज हम क्या पढ़ेंगे? शब्द और वाक्य। चलो पहले अध्याय शुरू करने से पहले थोड़ी सी हम बातें करते हैं। बातें क्या करने हैं? देखो उसमें पूछा हमारा जो अध्याय का नाम है क्या है? शब्द और वाक्य। तो हमें पता होना चाहिए कि शब्द क्या होते हैं, वाक्य क्या होते हैं। तो देखो शब्द जो हमने पहले वर्ण पढ़ा है, जब हम वर्णों को जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है? शब्द। और जब हम शब्दों को जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है? वाक्य। ठीक, चलो जुड़ते हैं अध्याय से। देखिए क्या है, हम पहले सीखेंगे शब्द। ठीक, देखिए पाठ है, केवल उन वर्ण समूह पर गोला बनाइए जिनका कोई अर्थ हो। क्या करना है इसमें? केवल उन वर्ण समूहों पर गोला बनाइए जिनका कोई अर्थ हो, मतलब इनका कुछ ना कुछ अर्थ होना चाहिए। क्या है? कुशल, तकिया, सूरज, कागज, नीला, कमल, चिड़िया, कलम और लोग। देखो ये है प्रभु तज, कोई अर्थ नहीं है। आजज, कोई अर्थ नहीं है। ये देखिए ताकिब, कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, ये आपको समझ में आया? चलो आगे चले। यहाँ देखिए, शब्दों की रचना दो या दो से अधिक वर्णों तथा वर्णों एवं मात्राओं के मिलने से होती है। कैसे होती है शब्दों की रचना? दो या दो से अधिक वर्णों, मतलब दो या दो से अधिक वर्णों, हाँ, वर्णों एवं मात्राओं के मिलने से क्या होती है? शब्दों की रचना होती है। देखिए कैसे, ये देखिए बै जमा रे जमा गे जमा दे, तो क्या बना हमारा? बरगद। यहाँ देखिए ती जमा ते जमा ली, तितली। बू जमा ले जमा बू जमा ले, क्या बना? बुलबुल। ठीक, तो ऐसे ही हमारे ये शब्द जुड़ते हैं, वर्ण जुड़ते हैं। ठीक है, शब्दों की रचना के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? कि वर्णों तथा वर्णों एवं मात्राओं का मेल एक सार्थक अर्थ प्रदान करे। क्या आवश्यक है बच्चों? क्या? कि वर्णों तथा वर्णों एवं मात्राओं का मेल एक सार्थक शब्द, सार्थक अर्थ प्रदान करे। ठीक, उपयुक्त वर्णों तथा वर्णों एवं मात्राओं का मेल सार्थक अर्थ प्रदान कर रहे हैं, अतः ये सभी शब्द हैं। तो इनका एक सार्थक अर्थ हमें मिल रहा है, तो ये क्या है? शब्द है। देखिए उपयुक्त शब्दों के क्रम बदलने पर रे जमा बै जमा दे जमा गे, रबदग, कोई विशेष अर्थ नहीं है, इसका कोई अर्थ भी नहीं है। ठीक, ते जमा ली जमा ती, तली ती, क्या है? कोई अर्थ नहीं है। बू जमा ले बुबुलल, कोई अर्थ नहीं, कोई सार्थक अर्थ नहीं। यहाँ वर्णों तथा वर्णों मात्राओं के मेल का कोई अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा। देखो यहाँ पे आप खुद पढ़कर देखो, सोच कर देखो, क्या आपको यहाँ पे कोई अर्थ नजर आ रहा है? नहीं। तो क्या हुआ? इसलिए ये शब्द नहीं है। ठीक, क्या है? इसलिए ये शब्द नहीं है। दो या दो से अधिक वर्णों तथा वर्णों एवं मात्राओं के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। सार्थक मेल को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, हाँ तक तो हमने क्या पढ़ा बच्चों? शब्द। आइए जानते हैं शब्द के भेद। क्या पढ़ेंगे? शब्द के भेद। देखिए शब्द के भेद अर्थ के आधार पर किए जा सकते हैं। तो शब्द का अर्थ क्या होता है, उसके आधार पर हम शब्द के भेद कर सकते हैं।
देखिए कैसे करेंगे, अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। कैसे? सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। कैसे करेंगे? एक तो सार्थक उनका मतलब अर्थ होना चाहिए, कि निरर्थक जो बिल्कुल बेकार है। ये कैसे? देखो, ये देखिए सार्थक शब्द जो वर्ण समूह किसी निश्चित अर्थ का बोध कराते हैं, वो क्या कहलाते हैं? सार्थक शब्द। सार्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे चाय, दूध, नौकरी आदि। ठीक है। सार्थक शब्द कैसे? वे वर्ण समूह जो निश्चित अर्थ का बोध कराते हैं। कैसे? जैसे चाय, दूध, नौकरी, वे क्या कहलाते हैं? सार्थक शब्द। अब यह देखिए निरर्थक शब्द, जो वर्ण समूह किसी निश्चित अर्थ का बोध नहीं कराते, वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे वाय, बुध, बुध, बोकरी आदि। ठीक। ऐसे निरर्थक शब्द, जैसे हमने बोला नौकरी, बोकरी, चाय, वाय, जैसे चाय का तो सार्थक शब्द है, उसके साथ हम जो लगाते हैं वाय, तो उसका वो निरर्थक है, मतलब उसका कोई अर्थ नहीं है। अच्छा देखिए बात पते की। बात पते की क्या है, चल देखते हैं बात पते की। निरर्थक शब्दों का स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता। जो हमारे निरर्थक शब्द हैं, उनका क्या करते हैं हम, स्वतंत्र रूप से उनका प्रयोग हम नहीं कर सकते, किंतु सार्थक शब्दों के साथ मिलकर इनका प्रयोग सुंदर लगता है। अगर हम इनको सार्थक शब्दों के साथ मिलाकर इनका प्रयोग करते हैं तो ये सुंदर लगता है। कैसे? देखिए जैसे चाय वाय, दूध वूध, नौकरी वोकरी आदि। ठीक? ये आपको समझ में आया? चलें आगे। अब हम पढ़ेंगे वाक्य। वाक्य क्या है? ठीक। जिस तरह वर्णों के निश्चित क्रम में मिलने से शब्द बनते हैं, मतलब जिस तरह वर्णों के निश्चित क्रम में मिलने से शब्द बनते हैं, ठीक उसी तरह शब्दों के निश्चित क्रम में मिलने से वाक्य बनते हैं। बिल्कुल ठीक उसी तरह शब्दों के निश्चित क्रम में मिलने से क्या बनते हैं? हमारे वाक्य बनते हैं। वाक्य भाषा का एक मुख्य आवश्यक अंग है। वाक्य क्या है? हमारी भाषा का मुख्य और बहुत ही आवश्यक आवश्यक अंग है। ठीक। हमारे मन में उठने वाले विभिन्न भावों और विचारों का स्पष्टीकरण वाक्य द्वारा ही होता है। जब हमारे मन में विभिन्न प्रकार के भाव उठते हैं, विचार होते हैं, तो जो इनका स्पष्टीकरण होता है वो बिल्कुल साफ सुथरे शुद्ध समझ में आते हैं। तो किसके द्वारा होता है? वाक्य के द्वारा ही। ठीक। जैसे देखो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ये आपका स्कूल है तो बच्चे जा रहे हैं, हमने बिल्कुल स्पष्टीकरण है कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं। देखिए चिड़िया दाना चुग रही है, बिल्कुल स्पष्टीकरण है कि चिड़िया दाना चुग रही है। यहाँ देखिए उपयुक्त शब्द समूह में उनके भाव और अर्थ पूरी तरह स्पष्ट हो रहे हैं, इसलिए ये वाक्य है। वाक्य बनाते समय शब्दों को सही क्रम में रखना आवश्यक होता है। देखो ये दो आपको एग्जाम्पल बताए, उदाहरण बताए, तो बिल्कुल सही है, स्पष्ट हो रहे हैं। इसलिए वाक्य बनाते समय शब्दों को सही क्रम में रखना आवश्यक है, अति आवश्यक है। ठीक। शब्दों का सही क्रम न होने पर अर्थ स्पष्ट नहीं होता। या जब हमारे शब्दों का जो क्रम है हम ऊपर नीचे कर देते हैं या गलत कर देते हैं, तो जो उनमें स्पष्टीकरण नहीं होता। ऐसे देखो स्कूल बच्चे हैं रहे जा, हमने गलत लिख दिया, ये तो ये इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं हो रहा है रही दाना चिड़िया चुग, ये भी कोई खास स्पष्टीकरण नहीं हो रहा है। ठीक। उपयुक्त शब्द समूह का अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है, इसलिए ये वाक्य नहीं है। अर्थात दो या दो से अधिक शब्दों का ऐसा मेल जिसका भाव अर्थ पूरी तरह स्पष्ट हो वो वाक्य कहलाता है। क्या कहलाता है? दो या दो से अधिक शब्दों का ऐसा मेल। कैसा मेल? ऐसा मेल जिसका भाव और अर्थ पूरी तरह स्पष्ट हो, वो क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। अब देखना, अब वाक्य से अब हमने हमने क्या पढ़ा? वाक्य। अब हम पढ़ते हैं वाक्य के अंग। वाक्य के अंग। ठीक। वाक्य के दो अंग होते हैं, कौन कौन से?
उद्देश्य और विधेय। कौन कौन से? उद्देश्य और विधेय। देखो, पहला उद्देश्य क्या? वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वह उद्देश्य कहलाता है। जैसे प्रज्ञा गाना गा रही है और अजय पढ़ रहा है। ये समझ में आया आपको? हम्म। देखो, उपयुक्त वाक्यों में प्रज्ञा और अजय के बारे में कुछ कहा जा रहा है। किसके बारे में? प्रज्ञा क्या कर रही है? गाना गा रही है, इसके बारे में कुछ कहा जा रहा है। अजय पढ़ रहा है, उसके बारे में भी कहा जा रहा है कि अजय पढ़ रहा है। तो ये है, देखो, ठीक है। अतः इन वाक्यों में प्रज्ञा और अजय क्या है? उद्देश्य। अर्थात किसी वाक्य का कर्ता ही उस वाक्य का उद्देश्य होता है, जो उसमें कर्ता होता है। जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, ऐसे तो मैं क्या हूँ? कर्ता हूँ। तो मेरे बारे में क्या कहा गया? मैं पढ़ा रही हूँ। आप पढ़ रहे हैं तो आए आप क्या हैं? कर्ता हैं। आपके बारे में क्या गया? कहा गया कि आप पढ़ रहे हैं। अब देखिए, विधेय। वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए वह विधेय है, कहलाता है। जैसे प्रज्ञा गाना गा रही है, विधेय क्या हो गया? कर्ता के बारे में कुछ कहा जाए। उद्देश्य के बारे में मतलब कर्ता के बारे में कुछ कहा जाए कि प्रज्ञा गाना गा रही है, अजय पढ़ रहा है। तो हमारा मेन क्या हो गया? क्या है? विधेय है, गाना गा रही है, ठीक, पढ़ रहा है। और अजय कर्ता पढ़ रहा है, ठीक। उपयुक्त वाक्यों में गाना गा रही है और पढ़ रहा है विधेय है। अर्थात कर्ता उद्देश्य के बारे में जो कुछ बताया जाता है विधेय कहलाता है। तो आज का अध्याय हमारा यहीं समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा और हम मिलेंगे आपको एक नई कक्षा में नए अध्याय के साथ। जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।